बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं ज़हर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये जुमला आपने सुना होगा, रोज़ाना एक सेब खाने से डॉक्टर से बचा जा सकता है, मगर अब माहिरीन सेहत कहते हैं कि अगर आप रोज़ाना केला खाएंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है आपको हासिल होगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में शाया होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक ये बात सामने लेकर आई है कि केले में मौजूद पोटेशियम न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर काबू में रखता है, बल्कि दिल के अमराज जैसे कि हार्ट अटैक और फालिज के खतरे को भी नुमाया हद तक कम करता है। तहकीक में कहा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, क्योंकि इसकी अलामात तब जाहिर होती हैं जब ये हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका होता है। ब्लड प्रेशर में इजाफे की बड़ी वजह नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ताहम पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे केला, शकरकंदी और पालक ब्लड प्रेशर के असरात को मुतवाज़न करने में खासी मुआविन साबित होती हैं। तहकीक में बताया गया है कि ख़वातीन के गुर्दे नमकियात को बेहतर अंदाज में फ़िल्टर करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फितरी तौर पर ब्लड प्रेशर किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दूसरी जानिब अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्दों के गुर्दे इतने मौसर नहीं होते, इसलिए मर्दों के लिए ज़्यादा पोटेशियम वाली ग़िज़ा ज़्यादा अहमियत रखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर काबू में रहे, दिल भी आपका सेहतमंद हो, धड़कनें भी बेतरतीब ना हो, तो आज से ही केला, शकरकंदी और दीगर पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का आप हिस्सा बनाएं, क्योंकि कुदरती चीज़ें ही हैं और वो काम करती हैं जो कि महंगी दवाइयाँ भी नहीं अक्सर कर पा रही होती। और इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं वेदर अपडेट्स की जानिब और नजफ से जानते हैं कि आज किन इलाकों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है और कहीं अगर बारिश भी हो सकती है तो वो भी मैं बताती हूँ। और अब आपको वेदर की सूरत हाल से आगाह करते हैं, बल्कि आपको समझाते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। आइए। मुल्क के जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं, तहां महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहाँ मुतअद्दिद अज़ला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मुज़फ़्फ़राबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 33 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 30 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब कुछ जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। रहीम यार खान में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। लाहौर की बात करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, हाफजाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां बेशतर अजला में सूरज खूब चमकेगा। कोयटा का दर्जा हरारत
आज ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान डेरा बुगटी, खुजदार, कोहलू, बारखान समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में शदीद गर्मी का राज रहेगा। शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया है। कराची की अगर हम बात करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 45 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। जी नाजरीन, आपने मौसम की सूरत हाल जानी। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। सुबह का आगाज़ है, सुबह का आगाज़ एक अच्छी खबर के साथ करते हैं और ये अच्छी खबर है लाहौर से, जहां पार्किंग की जगह ढूंढने और कैश निकालने की परेशानी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि लाहौर पार्किंग कंपनी ने शहरियों की सहूलत के लिए एक जदीद और कैशलेस पार्किंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है, जिसके बाद अब पार्किंग करना बहुत आसान हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर डिजिटल और शफाफ होगा। इसकी शिद्दत बड़ी देर से महसूस की जा रही थी, खासतौर पे अहलियाने लाहौर की जानिब से, क्योंकि पार्किंग कंपनी की तरफ से जो मुलाजिमीन वहाँ पर तैनात किए जाते थे, ओवरचार्जिंग की बेतहाशा शिकायत सुनने को मिलती थी, लेकिन किसी किस्म का कोई सद्देबाब नहीं हो सकता था। लेकिन बहुत अच्छी खबर है कि इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इब्तदाई तौर पर अगर हम बात करें तो इस सिस्टम को लिबर्टी मार्केट, क्रीम ब्लॉक और बरकत मार्केट में, जो कि बड़ी मसरूफ़ मार्केट्स हैं लाहौर की, वहाँ पर इब्तदाई तौर पर मुतारिफ करवाया जा रहा है, जहाँ पर कैमरों, बैरियर्स और QR कोड सिस्टम्स की तनसीब का अमल जारी है। ये जदीद सिस्टम कैमरा टेक्नोलॉजी, खुदकार टिकटिंग मशीनों और QR कोड से अदायगी जैसे फीचर से मुज़य्यन होगा, जिसका मकसद पार्किंग के अमल को महफूज, तेज़ और बदउनवानी से पाक बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको जेब में अब कैश रखने की भी कतई ज़रूरत नहीं है, बस आपने स्मार्टफोन निकालना है, QR कोड को स्कैन करना है और पार्किंग फीस अदा करनी है। और हमारी दुआ ये है कि इस सिस्टम को ख़राब करने वाले जो हैं वो ना कोई अपना इसमें अपना किरदार अदा करें, कोई ना कोई अपना रोल प्ले करें। और नाजरीन, आपको बताते हैं कि सिस्टम ना सिर्फ ट्रैफिक में बेहतरी लाएगा, बल्कि अवामी सहूलत, शफाफियत और टाइम मैनेजमेंट में भी मददगार साबित होगा। कंपनी ने वादा किया है कि अवाम की आसानी के लिए वाज़े साइन बोर्ड्स, रोशनी का माकूल इंतज़ाम और पैदल चलने वालों के लिए मखसूस रास्ते भी फराहम किए जाएंगे। और मुझे लगता है उज़ैर, ये एक बेहतरीन अमल है और लाहौर पार्किंग कंपनी का ये इकदाम जो है जदीद दौर की तरफ का एक बड़ा इकदाम है, जिससे शहरियों के लिए बड़ी सहूलत मुयस्सर होगी। शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो कदीम शहर है और इसमें अब जिद्दत के जरिए जो है आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कम है और जिसके पास भी गाड़ी है और बाइक है, अपनी सवारी है, पार्किंग के मसाइल तो इस कदर हैं, खास तौर पे गाड़ी वालों के लिए, कि आपको समझ नहीं आता कि आप गाड़ी पार्क कहाँ पे करें। और अगर आप थोड़ी सी भी दाएं बाएं रोड पे कर दी तो फिर वो लिफ्ट के जरिए उठाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर प्राइम टाइम पे आप घर से निकल पड़े कहीं जाने के लिए, तब तो आप ट्रैफिक में, रश में फंसी जाएंगे। मजीद आगे चलते हैं और आपके साथ एक और न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो ये है, एक नई तहकीक है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि स्क्रीन के सामने गुजारा गया हर घंटा आपकी नींद के दौरानिए में कमी और बेख्वाबी का खतरा बढ़ाता है। नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कंडक्ट करवाए जाने वाली रिसर्च में हमारे स्मार्टफोन्स की जो आदतें हैं उस पर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चनिंग की गई है। इस तहकीक में 45,000 से ज़ायद अफराद को शामिल किया गया और उनकी स्क्रीन एक्टिविटीज़ जैसे कि सोशल मीडिया, गेमिंग, फिल्में देखना, मौसीकी या पॉडकास्ट सुनना और पढ़ने के असरात का जायज़ा लिया गया। और इसका रिजल्ट ये सामने आया कि हर घंटा स्मार्टफोन या किसी स्क्रीन के सामने गुजारने से नींद में 24 मिनट की कमी आती है और ख्वाबी का जो खतरा है वो 59% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक माजी में ये समझा जाता था कि सिर्फ सोशल मीडिया ही हमारी नींद पर असर अंदाज होता है, लेकिन अब ये तहकीक साबित हो
कर चुकी है कि स्क्रीन का हर किस्म का इस्तेमाल हमारी नींद के लिए मुज़र सेहत साबित होगा। और याद रखिए कि नींद की कमी सिर्फ थकावट ही नहीं बल्कि सेहत के संगीन मसाइल जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, दिल के अमराज का बाइस भी बन सकती है। तो अगली बार जब भी आप बेमकसद मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल पर स्क्रोलिंग करें, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि चंद लम्हों की तफरीह के लिए कहीं आप अपनी नींद का सौदा तो नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपको अपना खुद भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। एक और ख़बर आपके साथ शामिल करते हैं। फ़न की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अदाकार नहीं होते, वो एक अहद और एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्टेज और मजाक की दुनिया के इस रोशन सितारे की, जो अपनी इनफरादियत, बरजस्ता मुकालमों और लाजवाब किरदार निगारी के ज़रिए हर दिल में घर करके आप। हम बात कर रहे हैं अयूब अख्तर की, जिन्हें दुनिया बब्बू बराल के नाम से जानती है। आज बब्बू बराल को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत चुके हैं, मगर उनकी आवाज़ का अंदाज और उनके मुकालमे आज भी हमारी जहनों में ज़िंदा है। वो ना सिर्फ स्टेज के बादशाह थे बल्कि टीवी और फिल्म में भी अपनी मिजाह अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। 1970 की दहाई में अपने फ़न का आगाज़ करने वाले बब्बू बराल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में काम किया और लातादाद मज़ाहिया किरदारों को अमर कर दिया। उनका अंदाज़े गुफ्तगू, जिस्मानी हरकत व सकनात से मज़ा पैदा करना और समाजी मसाइल को हंसी में लपेट के पेश करना उनकी ख़ास पहचान था। उनका शुमार उन फ़नकारों में होता है जिन्होंने मिज़ाह को फहाशी से पाक रखते हुए खालिस ख़ानदानी तफरीह को प्रमोट किया। और सबसे मुझे उनकी यूनिक बात ये लगती थी कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, उन्हें अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है हंसाने के लिए। ये जब स्टेज पे आते थे और अपने एक्सप्रेशंस इस तरह के देते थे, इनकी वॉक इस तरह की होती थी कि जो शायकीन थे वो हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। तो जनाब, उनका फ़न है जो कि आज भी जिंदा है। उनकी हंसी की, उनकी जो भी चीज़ें थी, जो भी उनकी परफॉर्मेंसेस थी, उनकी सादगी, उनका खलूस, क्या ही उनकी बात करें, अलग ही अंदाज था। जिस्मानी तौर पे तो वो हमसे बिछड़ गए हैं, मगर फ़न की दुनिया में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक निहायत अहम मौजू की तरफ चलते हैं। आज की तेज़ रफ्तार और जदीद दौर में बच्चों की सही तरबियत वालिदैन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। आज के वालिदैन ज़्यादा तालीम याफ्ता तो हैं, उनके पास बेशुमार सहूलियात भी मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी भी है हर कदम पे उनकी मददगार, मगर इस सब के बावजूद तरबियत का पहलू कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। हम देखते हैं कि वालिदैन बच्चों की तालीम यानी एजुकेशन पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं, ज़ोर देते हैं, मगर उनकी अखलाकी, जज्बाती और समाजी तरबियत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत कम वालिदैन ये कर पाते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और वालिदैन की बात मानने से इनकारी होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हल क्या है? आज के सेगमेंट में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साइकोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर अली अजमल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अली साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है, इतनी सारा प्रेम्बल सेट करने का मकसद ही ये था कि बच्चों की तरबियत को किस तरह बेहतर बनाया जाए। और आजकल के वालिदैन के पास सब कुछ है, उनके पास तालीम भी है, सहूलियात भी हैं, कहीं ना कहीं टाइम भी है, हर चीज़ जदीद है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके बच्चों की तरबियत देखें ना तो उसमें बड़ा खसारा है। जी बिल्कुल, आजकल के बच्चों की तरबियत करना आजकल के दौर में बहरहाल वालिदैन के लिए एक चैलेंज बन चुका है। उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। देखिए, पहले दौर में बच्चों के मिजाज और होते थे क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ और होती थी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ना। आजकल के दौर में क्या हुआ है, आजकल का बच्चा मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स और मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उससे घिरा हुआ है। उसमें हो ये रहा कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कम है, प्ले टाइम नहीं है। उससे ये होता है कि जब बच्चा अपने मोबाइल में गुम रहता है तो पहले की एक्टिविटीज़ जो बच्चों की होती थी ना, प्ले टाइम होता था दूसरे बच्चों के साथ, फिर बड़ा घर होता था, यानी कि बड़े घर से मुराद है मिलजुल के खेलना और बहुत सारे रिश्तेदार घर में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो बच्चे की सोशल स्किल्स बहुत डेवलप हो जाती थी। बच्चा छोटी उम्र से सीख लेता था लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना। लेकिन आजकल इशू ये है कि क्योंकि मोबाइल फ़ोन का दौर है तो सबसे बड़ी जो बच्चों में ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ज़िद्दीपन हो गया, उसकी सबसे बड़ी वजह बच्चों की आज की एक्टिविटीज़ है कि फ़ोन में घुसे हुए हैं, कहना चाहिए। अच्छा, उसकी एक वजह ये है, सबसे बड़ी वजह वालिदैन है। क्यों? क्योंकि वालिदैन अपने अपने मोबाइल फ़ोन में घुसे हुए हैं। आम तौर पे आप देखें कि फादर जो हैं वो अगर बाहर से काम करके आते हैं तो आते ही मोबाइल फ़ोन देखना शुरू कर दिया। मदर हैं, मदर को भी आजकल इतनी फुर्सत नहीं है, वो भी फ़ोन में। बच्चा इससे सीखता है। फिर आप देखें, एक घर में
एक कमरे में बैठे हुए 3 लोग, बच्चा, माँ बाप, ये मोबाइल फोन में के अंदर एक तरह से कहना चाहिए कि मोबाइल फोन में आजकल घुसे हुए हैं। अब तो इस तरह बैठे हो ना तो वो फिर मैसेज पे कह देते हैं बराह रास्त कहने की बजाय कि यार ये काम कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे फोन में मगन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा देखा गया कि बच्चे, बड़ी अफसोसनाक बात भी होती है और पेरेंट्स बड़े डिस्टर्ब होते हैं जब बच्चा बदतमीज हो जाए और हद से ज्यादा हो जाए, जिद कर रहा होता है, कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। वालिदैन को कैसे अंदाजा हो कि ये हमारी कोई तरबियत का मसला है, कोई कमी है, या फिर कोई बच्चा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होता है या कोई इस तरह का मामला उसे पेश आता है? देखिए, जहाँ तक जिद का ताल्लुक है, चिड़चिड़ेपन का ताल्लुक है, तो ये पता चल जाता है कि ये किसी ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज की वजह से है। ये एक नॉर्मल बच्चे की जैसे जिद या बच्चा क्या है थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अब आम तौर पे अगर तो ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाएं, चिड़चिड़ापन, जिद, किसी की बात ना मानना, अपनी बात पे फिक्स रहना, तो ये आम तौर पे ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की भी अलामात होता है, जिसमें ऑटिज़म है, ADHD की सिम्टम्स हैं, और भी बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं। लेकिन एक हद तक अगर ये बच्चा, देखें बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे और बच्चों को शरारतें भी करेंगे, बल्कि बच्चों को शरारतें करनी चाहिए। और बाय द वे यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, जो बच्चा शरारतें नहीं करता उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। अच्छा। बिल्कुल, हर बच्चे को बहरहाल उस पर गौर करने की जरूरत है। एक खास हद तक हर बच्चे को शरारतें करनी चाहिए बचपन में, वो एक नॉर्मल बच्चे की निशानी है। अब जहाँ तक आपने जो पूछा कि कैसे पता चले कि ज़हनी व नफ्सियाती मसला है या वैसे कि बच्चा की तरबियत का फुकदान है, अगर तो बच्चा एक हद से ज्यादा जिद कर रहा है, यानी कि एक पता चल जाता है ना कि ये एक नॉर्मल जिद है, अगर लेकिन बच्चा अगर उससे ज्यादा कर रहा है तो ज़हनी व नफ्सियाती मसले। अगर उससे एक रेड लाइन से कम है, यानी कि कभी बात मान ली, कभी बहुत ज्यादा जिद कर ली, ये एक नॉर्मल जिद है। इसमें 2-3 फैक्टर हैं। तरबियत का फुकदान, अच्छा तरबियत में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों की प्रॉपर पेरेंटिंग करने के लिए। बिल्कुल, पहले जैसे बच्चों की हमारे दौर में पिटाई विटाई भी हो जाती थी, डांट पड़ जाती थी, लेकिन बहरहाल पिटाई के मैं हक में तो नहीं हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ना पेरेंट्स ने क्या किया कि बच्चों को मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पे बिल्कुल ही डिसिप्लिन करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से बच्चों में एक तरबियत का मसला आ गया। और आप पिटाई छोड़ें, लेकिन माँ जब गुस्से से एक नजर ही देखती थी ना भर के, तो आपकी सांस सूख जाती थी कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना। मुझे ये बताएं, हम जिद की बात करें बच्चों की, तो किस उम्र में ज्यादा बच्चे जिद करते हैं, और आप समझते हैं कि इस उम्र में अगर जिद कर रहा है बच्चा तो ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये पक्की हो जाएगी आदत अगर अभी ठीक ना हो? जहां तक बचपन की ताल्लुक है, ये बच्चों के बिहेवियर की ताल्लुक है, तो वो तो पैदा होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि सबने ऑब्जर्व किया होता है, छोटा बच्चा होता है 6 महीने का भी, उसको अगर आप हंसी से देखें तो वो हंस के आपको जवाब देता है, अगर गुस्से से देखें तो वो उस तरह से उसके क्यूज मिल जाते हैं उसको कि ये कुछ मुझे गुस्से से देखा जा रहा है। तो जहां तक तरबियत की बात है, किस एज में, तो ये तरबियत बच्चे की स्टार्ट से शुरू हो जाती है। अब तरबियत, जो आपका क्वेश्चन था कि किस एज में हमें पता चले, देखिए जब बच्चा सोचने समझने के काबिल हो जाए, हर एक चीज का एक टाइम है, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग अगर बच्चे को देनी है तो वो उसकी एक उम्र है कि 3 साल के बाद आप करें, स्कूल गोइंग है तो वो ऑब्वियसली 4 साल के बाद। इसमें एक चीज आप देखें कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे की तरबियत ना बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स कर दें, कि बाद वक्त कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी कोई डिसिप्लिन नहीं, बस दोस्ती दोस्ती, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं, बच्चे को जी बड़ा जी दुश्मन की आंख से देखना चाहिए, उससे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमेशा पेरेंट्स को ये चाहिए कि किसी भी उम्र में बच्चे की एक मुतवाजन पेरेंटिंग करें, क्योंकि होता यह है कि आमतौर पे ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देते हैं, उनके बच्चे फिर बड़े होके अडल्ट, वो आमतौर पे आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े काहिल और सुस्त हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, वो बचपन से ताने बाने जुड़ते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको बिल्कुल ही रिलैक्स किस्म की पेरेंटिंग की। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं, बड़े ऑब्सेसिव किस्म के ओवर थिंकर हैं, उसके बाद वो ना खुद को माफ कर पाते हैं ना सामने वाले बंदे को, लाइफ की तरफ बड़ा उनका सख्त किस्म का रवैया होता है जितना नहीं होना चाहिए। ये बच्चा की पेरेंटिंग की तरफ इशारा करता है कि इसके माँ बाप ने इस बच्चे को बहुत सख्ती की। पेरेंटिंग जो है ये बिल्कुल एक आर्ट है, और दोनों जो आप बता रहे हैं कि दोनों एक्सट्रीम जो है वो बुरी है। जरा लास्टली ब्रीफली हमें ये कमेंट कर दें कि वालिदैन ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिससे बच्चा बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, बड़ा स्टबर्न हो जाता है, और उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो आजकल वालिदैन करते हैं ना, जो उनके आपस के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। बच्चे के सामने अगर आप लड़ते हैं या झगड़ा करते हैं तो ये तो बिल्कुल एक रेड लाइन है, उससे बच्चे को बहुत नुकसान होता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग को, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को नुकसान होता है। अच्छा, बाय द वे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सामने नहीं लड़ते, कहते हैं हम जी साथ वाले रूम में जाके लड़ लेंगे, लेकिन आवाजें सारी बाहर आ रही होती हैं।
आवाजें आ रही होती हैं, अगर फर्ज करें आवाजें ना भी आए तो घर का जो खिंचा खिंचा माहौल है ना, बच्चा उसको ऑब्जर्व सेंस करता है, कर लेता है बच्चा इतना exactly. आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी Thank का, you. कि बच्चा ना सेंस कर लेता है वाइब और क्या सेंसेशन चल रही है माहौल के अंदर, दुखी है, हैप्पी है, माँ बाप का क्या रवैया है। तो बड़ा एहतियात करना चाहिए बच्चों की परवरिश के अंदर कि रेड फ्लैग्स ना ही हों तो बेहतर है, और कहीं ना कहीं प्यार से उनको समझाया जाए, बहलाया जाए और सिखाया जाए। अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने नाजरीन कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया ने दुनिया भर में मालूमात की रसाई को बहुत आसान बना दिया है, जहां पर हर फर्द अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। पाकिस्तान में भी यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ताहम इसका एक तारीख पहलू भी सामने आया है, और ये है कि दहशतगर्द गिरोह और इंतहा पसंद तंजीमें इन प्लेटफॉर्म्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और साजिशी नज़रियात के फैलाव का जरिया भी बन चुका है। दहशतगर्द गिरोह इन प्लेटफॉर्म्स को अपने बयानी को फ़रोग देने, नए अफराद की भर्ती करने और अपने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया की इस हथियारबंदी ने सिक्योरिटी इदारों के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म दहशतगर्द गिरोहों को बराह रास्त आवाम तक रसाही फराहम करते हैं, जिससे रवायती मीडिया के मुकाबले में इनका पैगाम ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इस अहम और सेंसिटिव टॉपिक पर माशरे पर इसके असरात और इसके सद्देबाब पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून नवीद हुसैन साहब ने। नवीद साहब, आपको वेलकम कहते हैं और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हालिया दिनों इस अहम मौजू और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आपकी एक बड़ी तफसीली, डिटेल, कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई। ये बताइए कि आपको इस मौजू पर लिखने का ख्याल कैसे आया और आपने तहकीक कहाँ से शुरू की, कितना वक्त लगा इसको कंपाइल करने में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। अच्छा देखिए, इशू ये है कि मैं ये काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, इंटरनेशनल रिलेशन, इनके ऊपर मैं लिखता रहा हूँ। और मैंने इससे पहले काफ़ी अर्सा पहले जब अफगान तालिबान की मीडिया स्ट्रैटेजी के हवाले से भी एक इसी तरह का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया था कि किस तरह से अफगान तालिबान जो है वो उन्होंने मीडिया को एम्ब्रेस किया। और स्पेशली मैं डिजिटल मीडिया की बात करूंगा कि डिजिटल मीडिया, क्योंकि वो एक, जैसे आपने अभी इंट्रो में जिक्र भी किया कि डिजिटल मीडिया बेसिकली एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है। बिल्कुल। यानी अर्ली ये था कि आपके जो मेन स्ट्रीम आपके मीडिया हाउसेस थे तो पब्लिशन के राइट्स उन्हीं के पास थे, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत सारे लवाजमात चाहिए होते हैं। अगर आपने अखबार निकालना है, आपने टीवी निकालना है, आपने जो है वो रेडियो स्टेशन जो है वो शुरू करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे लवाजमात चाहिए। अच्छा नवीद साहब, ये बताइएगा, इस बात पर रोशनी डालिए कि आपने अपने आर्टिकल में बताया था कि दहशतगर्द गिरोह सोशल मीडिया पर किस तरह प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए हमारे नाजरीन के लिए, और साथ ही साथ बताइए कि इनके हथकंडे किस हद तक मौसर हो चुके हैं। अच्छा देखिए, मैं बात उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि जरूर। जो पब्लिशर था वो सिर्फ ब्रांड जो थे वो पब्लिशर हुआ करते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत आसान बना दिया। अब जो है हर कोई जो है वो पब्लिशर बन सकता है। वो जो जिसके पास भी अगर एक स्मार्टफोन है और उसको बेसिक जो है वो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आती हैं, बल्कि अब तो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो चीज़ें भी बहुत आसान कर दी कि आपके पास रॉ होते जाए, आप जो है उस प्लेटफॉर्म पे डालें और वो आपको वीडियो भी एडिट कर देता है, वो आपको जो है वो उसकी सबटाइटलिंग भी कर देता है, सब कुछ कर देता है। तो ये आसानी जो है इस जो हमारे दहशतगर्द गिरोह हैं और जो आपकी कलदम तंजीमें हैं, उन्होंने इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज किया। बिल्कुल ठीक है नवीद साहब, और वो इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज कर भी रही हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ रिकमेंडेशन, सजेशंस आपने भी दिए हैं, दहशतगर्द गिरोह की जो ऑनलाइन सरगर्मियों, इसकी निगरानी और रोकथाम के लिए रियासती इदारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इकदाम किस हद तक सही समत में हैं, मौसर हैं और बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्या कोई मजीद बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है? देखिए, एक चीज़ तो ये समझने की है कि अभी ऑल्दो के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनकी कंटेंट मॉडरेशन की अपनी पॉलिसी है और वो जो है वो टेक डाउन भी कर रहे होते हैं। इस तरह का जो हेटफुल कंटेंट होता है या जो दहशतगर्दों के जो प्रोपेगेंडा
वीडियोज या उनका प्रोपेगेंडा कंटेंट होता है। लेकिन अभी हाल ही में ये देखा गया है कि कुछ जो बड़े मेन स्ट्रीम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपनी कंटेंट मॉडरेशन को जो है उसको डाइल्यूट कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो जो आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स है, उनको जो है इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। और वो फिर उसके साथ साथ जैसे अगर कोई मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो कंटेंट मॉडरेशन की कोई जो इम्प्लीमेंट कर भी रहे होते हैं, तो ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये इवेजन टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं, वो उसको इवेड करती हैं। मैं आपको यानी कलदन टीटीपी की मिसाल दूं कि वो वीडियो के लिए एक नया जो है एक्स के ऊपर एक जो अकाउंट वो क्रिएट करेंगी, उससे वो अपनी वीडियो को डिसिमिनेट करेंगी और बाय द टाइम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स की मैनेजमेंट उसको टेक डाउन करती है, उसको ब्लॉक करती है उस अकाउंट को, उस वक्त तक वो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उन तक वो वीडियो पहुंच चुकी होती है। ठीक। अच्छा नवीद साहब, आपके आर्टिकल के हवाले से बात करना चाहूँगी। बताइएगा, आपने अपने आर्टिकल में बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिक्र किया। इन दोनों गिरोहों की सोशल मीडिया पर स्ट्रैटेजी क्या है या कहा जाए ममासलत क्या है? देखिए, ये टीटीपी ने खसूसन मेरे ख्याल में जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया है अगस्त 2021 में, उसके बाद टीटीपी ने अफगान तालिबान से बहुत कुछ सीखा। अच्छा, एक चीज़ ये बात भी समझने की है कि अफगान तालिबान और कलदम टीटीपी ये बेसिकली एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हमने इनको डिफरेंटली ट्रीट किया और हम इसको एक दूसरे से अलग समझते रहे, लेकिन वो बेसिकली तस्वीर के दो रुख हैं, वो सिक्के के दो रुख हैं। तो अफगान तालिबान ने बड़ा इफेक्टिवली अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी, उनका जो कल्चरल कमीशन था उसके अंडर उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली चलाया था। और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने में उसका बहुत बड़ा रोल था। और यही चीज़ की टीटीपी ने उनसे सीखी। कलदम टीटीपी ने इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद उन्होंने अपनी पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी जो है कम्प्लीटली चेंज की। उन्होंने उमर मीडिया के नाम से जो है एक पूरा प्लेटफॉर्म जहां पे वो जिस तरह के इन्फोग्राफिक्स वो बना रहे हैं, वीडियो वो बना रहे हैं, जिस तरह से वो अपना प्रोपेगेंडा की तशहीर कर रहे हैं, तो वो बहुत वो जो सामने आया वो बहुत इफेक्टिव जो है वो साबित हो रहा है। अब अच्छा नवीद साहब, लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर अवाम के सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल का भी जायजा लिया है, और क्या आपको लगता है कि बाज़ औक़ात नादानिस्ता तौर पर लोग इन ग्रुप्स के बयानिए को तक़वियत दे रहे होते हैं जाने अनजाने में? देखिए, एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं माज़रत के साथ अर्ज करूँगा, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में क्रेडिबिलिटी का इशू आ गया है। क्रेडिबिलिटी का इशू किस वजह से आया है कि हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक ही नैरेटिव जो है वो पुश किया जा रहा होता है। तो जब एक ही नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया पे मिलता है तो जो लोग हैं, स्पेशली मैं जेन ज़ी की बात करूँगा, जनरेशन ज़ी की बात करूँगा, कि वो जो है वो जब मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता है कि वो एक नैरेटिव है, तो वो दूसरे नैरेटिव के लिए वो कहीं देखता है, और वो देखता है तो वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आता है। अब सोशल मीडिया में ऑब्वियसली आप जो आपके माइंड के साथ, आपकी सोच के साथ जो चीज कंपैटिबल होती है, आप उसको एम्ब्रेस करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर ऑब्वियसली वो आगे, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास जो है वो एडिटोरियल ओवरसाइट नहीं है। वहाँ पे जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर कोई जो है वहाँ पब्लिशर बन सकता है, जिसके पास कोई अगर साफत का नॉलेज नहीं है। बिल्कुल ठीक है नवीद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि फिर वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना कि हर चैनल पे खबर चल रही होती है, तो फिर उसके बाद लोग इस तरह की खबरों की तलाश के लिए जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। नवीद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी रिपोर्ट का तस्करा कर रहे थे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने रिपोर्ट जो है वो शाया की है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बासलाहियत और होनहार पाकिस्तानी खातून से जो मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल कर रही हैं। वो पाकिस्तान की ऐसी पहली खातून रेस कार ड्राइवर के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने FIA फार्मूला 4, स्पोर्ट्स कार क्लब ऑफ अमेरिका जैसे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया। उनकी पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई, मगर उनकी अपब्रिंगिंग सऊदी अरब में हुई। वही सऊदी अरब जहां कुछ अर्सा पहले तक खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी। फिर भी उन्होंने ना सिर्फ प्रोफेशनल रेसर के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, बल्कि साथ ही साथ वो एक कोह-पहमा हैं, स्नोबोर्डर हैं, स्काई डाइवर हैं और घुड़सवारी की भी माहिर हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एडवेंचर, हौसले, हुनर और जज्बे की रोशन मिसाल अर्शिया अख्तर को। अर्शिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अर्शिया, आपने मोटर स्पोर्ट्स जैसे गैर रिवायती और ख़तरनाक शोबे का इंतखाब किया, वो भी एक ऐसी कंट्री के अंदर जहां एक अरसे तक खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी। इस शौक की इब्तदा कहाँ से हुई, क्या मुश्किलात पेश आई? वैसे तो मुझे फार्मूला कार रेसिंग का काफ़ी बचपन से शौक था, टीवी पर देख कर F1 बेसिकली, तो इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम। उसके बाद मैंने ड्राइविंग एक्चुअली US आके सीखी थी, इवन नॉर्मल कार चलाने की। ओके। और उसके बाद से आई वाज काइंड ऑफ गोल ओरिएंटेड कि एक दफ़ा जब कार्टिंग स्टार्ट कर दी कि फिर एक पाथवे बनाना है ना। हाँ। तो फिर कार्टिंग की, उसके अंदर रेसिंग लीग्स की, जब उसमें पोजीशंस आनी स्टार्ट हो गई, फिर रेस गोल्स, लोअर लेवल रेसेस, और फिर फ्रॉम देयर बेसिकली। बिल्कुल अर्शिया, फिर आपको अपनी मंजिल नजर आई, आपको अपना ट्रैक नजर आया। मुझे ये बताइए, जब फिनिशिंग आपने लाइन भी नजर आई। एग्जैक्टली जब आपने बैनुल-अक़वामी रेसिंग मुकाबलों में शिरकत की, तो एक पाकिस्तानी खातून होने के नाते किस किस्म की रुकावटें आपको झेलनी पड़ी, चैलेंजेस आए या तासुबात का सामना करना पड़ा? आई वुड से कि एक तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ना इतनी रेडीली कि हर कोई मुझसे भी यही पूछ रहा था जब मैं चीज़ें पूछ रही थी लोगों से कि करते कैसे हैं, अचीव कैसे करना है, Guidance एंटर नहीं कहाँ है। से करूँ। एग्जैक्टली, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि जब आप इंटरनेशनली होते हो तो फिर वो अपने लोकल्स को ज़्यादा स्पॉन्सर करते हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो फिर आप उसके लिए भी काइंड ऑफ सेल्फ यू हैव टू पुश योरसेल्फ बेसिकली। अच्छा अर्शिया, FIA फार्मूला 4 और SCCA जैसे जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, इनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वहाँ का एनवायरनमेंट और कंपटीशन किस हद तक डिफरेंट था? आई वुड से कि सो SCCA जो है यहाँ के नेशनल है, तो वहाँ पे US के नेशनल ड्राइवर्स के साथ रेस थी, राइट? तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट लेवल है। मगर जब आप प्रोफेशनल सीरीज में रेस करना स्टार्ट करते हो, फिर आप इंटरनेशनल रेसर्स के साथ रेस करना स्टार्ट करते हो, तो यू सी कि कितना बड़ा मार्जिन का डिफरेंस है। तो इनिशियली थोड़ा सा शॉक था, मगर आई वाज एबल टू कीप अप मेरे पैक के साथ बेसिकली। सो आई वुड से गुड, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है, मगर रियली फन। ज़बरदस्त। अच्छा अर्शिया, ये भी बताइए, आप रेसिंग के साथ साथ स्काई डाइविंग, स्नोबोर्डिंग और कोह-पेमाई और घुड़सवारी का भी शौक़ रखती हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि आपके दिल के करीब सबसे पसंदीदा इनमें से खेल कौन सा है, और साथ ही साथ आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं? I'd say दो, स्काई डाइविंग और हॉर्स राइडिंग, क्योंकि हॉर्स राइडिंग बेसिकली कार की तरह ही, मगर इस दफ़ा कार का भी अपना माइंड है, तो it has its own challenges. बाकी in terms of future, अभी मेरा FIA लाइसेंस आ गया है, तो that's great. मेरा first goal is completed. अब मुझे have to kind of level up into that. तो उसके points के लिए मैंने काफ़ी races अलाइन की हुई हैं, तो aiming for Formula 3 basically towards the end of this year. अच्छा अर्शिया, ये भी बताएं कि लोग समझते हैं कि रेसिंग के लिए आपकी गाड़ी का बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है, आपको कुछ टेक्निक्स, ट्रैक का पता होना ज़रूरी है। ये बताएं कि फिज़िकल फिटनेस, आपका ज़हनी तौर पे मजबूत होना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ये कितनी अहम होती हैं, कितना अहम रोल प्ले कर रही होती हैं, और आप लोग खुद को किस तरह तैयार करते हैं इसके लिए? तो आज से जैसे कि आपने कहा है कि मेंटल रेसिंग 50% फिजिकल एंड 50% मेंटल। एक वीकेंड में मैं जस्ट बिकॉज हीट की वजह से मैं अबाउट 6 to 9 kg सिर्फ वाटर वेट में लूज करती हूँ, तो इट्स वेरी फिजिकली डिमांडिंग। और जाहिर है फिर आपको शोल्डर्स, क्योंकि जो होती है पावर स्टीयरिंग व्हील्स नहीं होते, राइट? तो यूर काइंड ऑफ हैंडलिंग द कार, सब कुछ।
मगर then on mental side आपका reaction time has to keep up basically. तो हम about like 1.2 seconds में you can cover about 250 feet या almost 300 feet का distance anytime depending on the car. Like आप blink करते हो and you're like इसमें मैक्स स्पीड क्या रही है पर माइल और पर किलोमीटर? मैं आपको माइल की बता सकती हूँ। माइल्स के मेरी माइल की स्पीड जो मैंने की है अभी तक वो है about close to 200 या 190 185 अभी तक। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अर्शी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माशाल्लाह इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं आप। बहुत सी खवातीन को आप, बल्कि यूथ को आप इंस्पायर कर रही हैं और इसी तरह से आप जो है हर शोबे में अच्छा परफॉर्म करती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें और हमें प्राउड फील करवाती रहें। बिल्कुल। और अभी नाजरीन वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक लेने का। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद अभी बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए बाकी हैं। सो स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। और अब कुछ बात हो जाए मुल्क की सूरत हाल की, तो मईशत के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आलमी रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ रहा है। मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पोर्स के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी और पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम करार दे दिया है। मौशी बेहतरी के बावजूद अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत के रिलीफ से महरूम कर दिया गया, जिस पर अवाम जो है थोड़े से नाला भी नजर आते हैं। खबरें ये आ रही थी कि आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता होने से अवाम को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा और इस हवाले से काफ़ी उम्मीदें भी लगाई जा रही थी, मगर ये रिलीफ अवाम को पास ऑन नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो मसनूआत की वो बरकरार रखी जाएंगी, इसका फ़ायदा अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे और ये रकम बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तान का पहला कामयाब सालाना कन्वेंशन हुआ। वज़ीर आज़म ने अहम खिताब किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े और ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसे तारकीन वतन के लिए एक नए दौर का आगाज़ करार दिया जा रहा है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेगा, हम मिलकर इसे हटा देंगे। उनका कहना था कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया रखने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं दरअसल ब्रेन गेन है। मईशत में बेहतरी अपनी जगह, मगर सियासी महाज पर ताहाल इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की जानिब से अडियाला जेल से एक अहम पैगाम सामने आया। वकला की टीम से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया कि बानी PTI ने किसी भी किस्म की डील या मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद की है। ना तो उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। बानी PTI ने मिनरल एक्ट पर पेशरफ्त को सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों की इजाज़त से नथी कर दिया है। साथ ही पार्टी रहनुमाओं को ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत भी कर दी है। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुज़ाकरात से मुताल्लिक आज़म सवाती का हल्फिया बयान सबके सामने है, मगर बानी PTI मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल इनकारी हैं। मुज़ाकरात की आखिर रियलिटी है क्या? बानी PTI मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं या फिर मुक़्तदर हल्के उनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते हैं? जी शुक्रिया। मुझे तो नहीं पता कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि एक इतनी मुतज़ाद बातें आती हैं सामने तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि बाकी तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कभी भी हमें चीज़ सामने आती है वो तो या सिक्योरिटी दराए के ज़रिए आती है या ISPR के ज़रिए आती है। तो अब तक तो ISPR के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसके ज़रिए मुज़ाकरात होने या ना होने की बात। अलबत्ता ये बात ज़रूर सामने आई है कि उन्होंने ये बात की कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी ये कि अगर किसी ने बात करनी है तो वो हुकूमत से बात करे। ये उनका मौक़िफ़ ज़राए के ज़रिए भी आया, कभी ISPR के ज़रिए भी आया, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन ताहाल बरकरार है। आज़म सवाती साहब ऑल ऑफ अ सडन सामने आ जाते हैं और हल्फ के ज़रिए कोई बात करते हैं, जाके मुलाकात के दावे करते हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम तहरीक इंसाफ से कटे हुए नज़र आते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मरकज़ी लीडरशिप है वो किसी किस्म के राब्तों की तरदीद करती है। फिर अब बानी PTI के हवाले से भी ये बात आती है कि उन्होंने इस तरह का कोई मैंडेट किसी को नहीं दिया। तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि इसमें जो मेन प्लेयर्स हैं उनके हवाले से जो भी खबरें आती हैं
वो ज़राए से आती हैं, या ये कि दावों के हवाले से आती हैं कि सही। किसी ने ये दावा किया है कि जी मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और उसने ये बात की। तो एक अटर कन्फ्यूजन जो है वो हमें नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि कौन किससे बात कर रहा है। कोई एक दो लीडर कोई बात करते हैं, दो लीडर दूसरी बात करते हैं। इसी वजह से कोई बड़ा हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद इसीलिए नहीं बन पाया कि समझ में नहीं आती लीडर्स को कि तहरीक इंसाफ में अगर बात की जाए तो किससे बात की जाए, कौन ऐसा है कि जो डायरेक्टली बानी पीटीआई के अहकामात या डायरेक्शन को लेकर सामने आता है। जी तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। सही। तो अब तक जो एज सिचुएशन स्टैंड टुडे इस वक्त तक कोई बातचीत नहीं हो रही, इस वक्त तक कोई ऐसे इम्कानात, कोई ऐसी साइन ऑफ रिलीफ भी नज़र नहीं आ रहा जिसके ज़रिए ये बात की जा सके, ये क़यास आराई की जा सके कि हाँ बातचीत के दरवाजे खुल गए हैं, इनडायरेक्टली गुफ्तगू हो रही है। तो अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। मेरा ख्याल है जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो तो यही चल रही है कि तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है, जलसे की इजाज़त नहीं होती, मुज़ाहरा करने चाहती है, मुज़ाहरे की इजाज़त नहीं होती, वो जेल में मुलाकात करना चाहती है, मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। तो अब तक तो ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि बातचीत के इनडायरेक्ट ही रास्ते खुले हैं। बाकी तो मैसेजेस और जो मैसेजिंग है वो तो होती रहती है और हो रही होगी, मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तो ये है कि स्टेटस को बरकरार है और डेडलॉक बरकरार है। अच्छा मज़हर साहब, जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है इस हवाले से तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन मज़ीद थोड़ी सी प्रिसाइजली गुफ्तगू करना चाहूँगी। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की कोशिशें तेज़ करने की हदायत कर दी है, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को कि तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ नज़रियाती जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाएगी मुस्तकबिल में, और अपोजिशन इत्तेहाद मुमकिन हो पाएगा, बनता नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए, मैं प्रेडिक्शन वगैरह करने वाला तो नहीं हूँ, मैं शेख रशीद तो नहीं हूँ, क्योंकि शेख रशीद साहब जो प्रेडिक्शन करते थे उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो मैं प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करता, मैं एक आप जो सिचुएशन सामने है उसका आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उस सिचुएशन को जो कि नज़र आ रहा है कि कोई ग्रैंड अलायंस पिछले 1 साल से वो कोशिशें, एक अलायंस उन्होंने बनाया है जो जिसको 6 जमाती कहते हैं, लेकिन उसमें हमें अचकज़ई साहब तो कुछ मुतहर्रिक नज़र आते हैं, अख्तर मैंगल नहीं नज़र आते। ज़ाहिर अख्तर मैंगल जो एक इस वक्त अलग सियासत कर रहे हैं जो हमें नज़र आती है बलूचिस्तान में। अचकज़ई साहब अलबत्ता एक्टिव नज़र आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी अभी तक तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद के हवाले से कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। ये ज़रूर है कि कंफर्ट जोन ज़रूर आया है कि दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है गोलाबारी रोक दी है, लेकिन अभी उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना के थ्रू दिए हुए और शायद तहरीक इंसाफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात JUI के हवाले से, क्योंकि दोनों ही की जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है वो खैबर पख्तूनख्वा है, और मौलाना फजलुर रहमान के जो मेन इंडिविजुअल पॉलिटिकल राइवल हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर मौलाना को हराते रहे हैं पिछले 2 इलेक्शन में। लिहाजा इस वक्त तक स्टेटस को आप कह सकते हैं कि JUI और PTI के दरमियान एक स्टेटस को की सूरत हाल है। JUI ने यह कहा है कि उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए का इजहार किया है उसको तहरीक इंसाफ ने अब तक एड्रेस नहीं किया। तो बज़ाहिर तो इस वक्त कोई बड़े इत्तेहाद की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अब देखें जो इत्तेहाद अचकज़ई साहब की सरबराही में है, उसने गालिबन 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है। अब तक हमने यही देखा है कि जलसे से आगे अब वो जलसे की इजाज़त इम्कान इसी का है कि शायद ना मिले तो एक ऐसी लास्ट मिनट सिचुएशन में दे दी जाती है कि वो पॉसिबल नहीं होता। अभी जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हुकूमत या गैर सियासी क़ुव्वतों की पॉलिसी है वो तो फ़िलहाल बरकरार नज़र आती है कि जिसमें ये है कि तहरीक इंसाफ को कम से कम स्ट्रीट के ऊपर जो है
वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करने दी जाए। तो मजहर साहब, उसमें दूसरी कोई- जानिब हम पीटीआई की स्ट्रेटजी की अगर बात कर लें, उसको डिस्कस कर लें, तो बानी पीटीआई ने मिनरल एक्ट पर पेशरफ्त को सियासी मुलाकातों की इजाज़त से मशरूत कर दिया, नफी कर दिया है। क्या कौमी मफाद को सियासी सौदेबाजी से जोड़ना दुरुस्त है? क्या ये आइनी हदूद से तजावुज़ नहीं है और इसका फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को या फिर नुकसान ही उठाना पड़ेगा? देखिए, पहले तो ये डिफाइन कोई करे कि कौमी मफाद होता क्या है। मेरे नज़दीक जो चीज़ कौमी मफाद है, हो सकता है किसी दूसरे के नज़दीक वो कौमी डिफरेंट हो, मफाद जी, डेफिनेशन जी। डिफरेंट हो। दूसरे के नज़दीक जो चीज़ कौमी मफाद हो सकता है कि मेरे नज़दीक कौमी मफाद के ख़िलाफ़ हो ये बातें। तो ये तो एक वेग सी टर्म है जिसको हमने कभी भी प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया, जिसकी ज़रूरत है कि हम प्रॉपरली डिफ़ाइन करें चीज़ों को। हमने आइन तो बना लिया, आइन पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन हर आदमी उसकी इंटरप्रिटेशन अपने लिहाज से करता है। अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाद सिचुएशन में एक इंटरप्रेट करती है, बाद सिचुएशन में दूसरी तरह इंटरप्रेट करती है। एग्जैक्टली। मैंने कहा ना कि हम एक कंफ्यूज जो है वैसे ही कंफ्यूज रियासत के तौर पे सामने आए हैं। कंफ्यूजन हमारी हर सतह पे पाया जाता है। एक डायरेक्शनलेस नेशन के तौर पे हम उभरे हैं। तो इस वक्त जाहिर है माशी सूरत हाल के अच्छे इंडिकेटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, इसलिए कि माशी सूरत हाल उस वक्त तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। क्योंकि अल्टीमेटली जो फैसले हैं वो हुकूमतों को करने होते हैं, और हुकूमत ही अगर अनस्टेबल हो, अब सिर्फ सरकारी इश्तिहारात देकर तो हुकूमत अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं ला सकती। बिल्कुल। असल चीज़ देखना ये है कि कब अगर बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं कि जो कि ओवर ड्यू हैं, पंजाब में तो बहुत अक्टूबर से ओवर ड्यू हैं, तो पता चलेगा कि हाँ, बल्दियाती इलेक्शन जीत कर मुस्लिम लीग नून ये दावा कर सकती है कि हमने जो पीटीआई का नैरेटिव था उसको शिकस्त दे दी। सिर्फ इश्तिहारात के ज़रिए नैरेटिव को शिकस्त नहीं दी जाती, बल्कि ग्राउंड पे से शिकस्त दी जाती है। तो वो ग्राउंड वाली सिचुएशन तो अभी हमारे सामने नहीं आई है। वो सूरत में आती है कि जब आपको भी जलसे की इजाज़त हो, मुझे भी जलसे की इजाज़त हो, आपको भी जुलूस निकालने की इजाज़त हो, मुझे भी जुलूस निकालने की इजाज़त हो, आप भी इलेक्शन में आपके भी पास फेयर चांस हो, मेरे पास भी फेयर चांस हो, तो आप जजमेंट दे सकते हैं कि हाँ, बराबरी का मामला। इन इलेक्शन में तहरीक मुस्लिम लीग ने तहरीक इंसाफ का उस बयानिए को इलेक्टोरली शिकस्त दे दी है, जो कि फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। अच्छा मसर साहब, पेट्रोल की कीमतों की हम बात कर लें। अवाम ने बड़ी उम्मीदें, तवक्कुआत लगाई हुई थी कि जनाब कोई कीमतें कम होंगी, उनका फ़ायदा उन तक पहुँचेगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान कर दिया कि ये रकम बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर हम खर्च करेंगे। ये फैसला कितना साहिब, और आखिर कब तक अवाम में कुर्बानी देते रहेंगे, हुक्मरान नहीं देंगे और वो सिर्फ इस तरह के फैसले करते रहेंगे? बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट फंड्स के मामलात हैं वो बड़े शेडी हैं, क्योंकि इससे पहले भी बलूचिस्तान पैकेज और तरह तरह के पैकेजेस आए, और वो हमें सिर्फ सेक्रेटरियों के तहखानों में नज़र आए। और बाकायदा अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले एक सेक्रेटरी के घर के अंदर बाकायदा एक मशीन ला के नोट गिने गए थे कि कितने पैसे। बलूचिस्तान में जब ये कहा जाता है ना कि हम वहाँ डेवलपमेंट फंड और बजट जो है वहाँ के लिए लाएंगे, तो ये बात क्योंकि उसमें वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आती बात। बलूचिस्तान में कितने अच्छे स्कूल खुले हैं, कितने अच्छे कॉलेजेस खुले हैं, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी खुली हैं, बलूचिस्तान में कितनी बेहतर सड़कें बनी हैं। ये और सबसे अहम बात ये कि बलूचिस्तान में क्या कोई नुमाइंदा हुकूमत है या नहीं है, क्या लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों के वोट के मुताबिक हुकूमत बनी है, या जो है ऊपर से लाके मुसल्लत की गई। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस आप गेन नहीं करेंगे, जब तक पैसे सही मानों में बलूचिस्तान में स्पेंड होते नज़र नहीं आएंगे, जब तक बलूचिस्तान के बुनियादी सियासी इश्यूज को आप मीनिंगफुल अंदाज में एड्रेस नहीं करेंगे, आप किसी पॉपुलर लीडर को, चाहे बलूचिस्तान का हो, केपी का हो, पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान की का जो हो, जब तक आप उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप ना बलूचिस्तान का मसला प्रॉपरली हल कर सकते हैं, ना आप खैबर पख्तूनख्वा का मसला हल कर सकते हैं, ना आप सिंध और पंजाब का मसला हल कर सकते हैं। सिंध में आप देखेंगे कैनाल के इशू पे इस वक्त जो है एक तहरीक चल रही है, और वो तहरीक कोई एक लीडर, कोई एक जमात नहीं चला रही, वो एक अनप्रेसिडेंटेड तहरीक है
जिसकी क़यादत कोई नहीं कर रहा। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है रियासत के लिए, और अनफॉर्चुनेटली अब तक रियासत का जो नैरेटिव है, अब तक जो रियासत के गुफ्तगू के तरीक़ेकार हैं, वो कतई तौर पे आपको जो है वो सियासी इस्तेकाम की तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही, सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब ये तमाम इकदाम लेकर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम साहब। और बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की में जनाब जितना किरदार अदा किया जा सकता है वो किया जाए, जितने कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए, और जहाँ बेहतरी के इम्कानात हैं वो लाई जाए, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो लूप होल्स हैं उनको बंद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो करप्शन के मामलात हैं जो कि माजी में भी सामने आते रहे, मज़हर साहब भी जिसका हवाला दे रहे थे, और मैनेजमेंट के जो मसाइल हैं उनको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत है, फिर ही कुछ बेहतरी जो है उसके हम उम्मीद रख सकते हैं और कोई तवक्को रख सकते हैं। बिल्कुल, और अभी वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, तो नाजरीन स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट मेले की, तो तमाम ही टीमें ट्रॉफी के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। 6 टीमों के दरमियान बरतरी की जंग भी चल रही है और आसाब शिकन मुकाबले देखने में आ रहे हैं, जिससे शायकीन बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ रिवायती हरीफ कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स के दरमियान एक अहम मैच हुआ, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए जारहाना खेल पेश किया और 201 रन स्कोर बोर्ड पर सजाए। 202 रन के हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की मजबूत बैटिंग लाइन शुरू से ही लड़खड़ा गई। PSL 10 के महंगे तरीन बैटर और कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर दूसरे मैच में भी नाकाम रहे और कराची की पूरी टीम 20वें ओवर में 136 रन पर ही ढेर हो गई और उसे 65 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSL 10 का 7वां मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पर हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक 2 मैच खेले और दोनों में कामयाबी हासिल की, जबकि मुल्तान सुल्तान ने एक ही मैच खेला और उसमें भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। याया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दे दी। हालांकि प्रेडिक्शंस थी कि कराची किंग्स की जीत के चांसेस ज्यादा हैं, होम ग्राउंड का फायदा होगा। आपके नजदीक शिकस्त की क्या वजह है? बैटिंग और बॉलिंग दोनों क्यों फ्लॉप नजर आई कराची किंग्स की? देखिए, कल ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा ऑन था, लेकिन कराची किंग्स कल लाहौर कलंदर का मुकाबला ही नहीं कर सकी और कुछ गलतियां भी उनसे हुई। एक तो फखर जमान का कैच जेम्स सेंस से ड्रॉप होना, और उसके बाद पहले ही ओवर में जेम्स सेंस और डेविड वॉर्नर की यहाँ से शाहीन आफरीदी का। उसके बाद कराची किंग्स की टीम जिसने स्पिन प्ले की मैदान पर मोहम्मद रिजवान की मुल्तान को शिकस्त से 2-4 किया था, फिर वो इस मैच में वापस आ नहीं सके और उनको चारों खाने चिट कर दिया। और वो लाहौर कलंदर जो 19 मैचों में 13 मरतबा कराची किंग्स से हार गई थी, उसने आउट क्लास किया होम ग्राउंड पर कराची किंग्स की टीम को और कामयाबी हासिल की। बिल्कुल ठीक। याया साहब, हमें ये बताइएगा कि कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर PSL 10 के महंगे तरीन प्लेयर हैं, मगर दोनों मैचेस में हमने देखा कि वो नाकाम नज़र आए। उन पर कप्तानी का प्रेशर है या आप समझते हैं कि कंडीशन से हम आहंग नहीं हो पा रहे इस वक्त? वो बात दरअसल ये है कि डेविड वार्नर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 18,500 रन बना चुके हैं, तो ये कहना कि वो सूरत हाल से कंडीशन से हम आहंग नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान का उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ दौरा किया है, ये कहना एक अजीब सी बात होगी। वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हर हाल में खेलने का उनको हुनर आता है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, पहले मैच में भी वो बड़ी नहीं कर सके। कल शाहीन आफरीदी की एक ऐसी बॉल जो ऑफ स्टंप से बाहर थी, उसके ताक़ुब में वो आउट हो गए। तो खिलाड़ी के करियर में इस तरह के मौके जरूर आते हैं। अब आप बाबर आजम की को देख लीजिए, उनका बैकपैक जो है उनके साथ ट्रैवल कर रहा है। अगर आपने उनका तस्करा छेड़ ही दिया तो ये बता दें कि उनकी फॉर्म बहाल क्यों नहीं हो पा रही? मुसलसल दबाव का शिकार वो नजर आ रहे हैं। देखिए, बाबर आजम के लिए इस बैकपैक से निकलना आसान होगा नहीं, क्योंकि बाबर आजम जो 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट में दाखिल हुए और अब 10 साल उनको पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हुए होने वाले हैं। फिर जब 2019 में एहसान मानी के क्रिकेट बोर्ड में
उनको आउट ऑफ नोवेयर क़यादत दी गई, फिर रमीज राजा के क्रिकेट बोर्ड में उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, और जिस तरह बाबर आजम क्रिकेट खेल रहे थे, अपनी मर्जी से मामलात को लेकर चल रहे थे। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बाद उनको कप्तानी से हटाया, और उसके बाद आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी ने पहले उनको टेस्ट टीम से ड्रॉप किया नाक़िस कारकर्दगी के बाद, फिर दौरे न्यूजीलैंड में उनको T20 टीम से बाहर किया। ये सारी चीज़ें, ये सारे अवामिल बाबर आजम के इर्द गिर्द जो है अब जमा हो गए हैं। हालात वैसे नहीं पहले थे, तो बाबर आजम को अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उनको जिस तरह पाकिस्तान टीम की कप्तानी से अलग किया गया, इस वक्त अगर वो एक खिलाड़ी की हैसियत से खेलें तो उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। मतलब पेशावर ज़ल्मी की क़यादत का जो दबाव है, जब टीम हारेगी, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उनको अपने आप को उठाना इतना आसान होगा नहीं। और वो कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत आपके साथ ना हो, जब हालात आपके हक में ना हो, तो फिर आपको बेसिक पे जाना चाहिए। तो बाबर आजम को दूसरे खिलाड़ियों को नहीं देखना चाहिए कि हसन नवाज किस तरह शॉट मारते हैं, फखर जमान किस तरह पावर हिटिंग करते हैं, साइम अयूब किस तरह नो लुक शॉट खेलते हैं। उनका अपना एक स्टाइल है, उनका अपना एक तरीक़ाकार है। उनको उसके अंदर रहते हुए अपनी इनिंग को बिल्ड करना चाहिए, अपने एतमाद को बहाल करना चाहिए। अदरवाइज उनके लिए आने वाले दिन भी आसान नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बताइएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच होने जा रहा है। आज के मैच में कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और क्यों? इस्लामाबाद यूनाइटेड दिफाई चैंपियन हैं, 2 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं। बॉलिंग, बैटिंग दोनों शोबों में उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के तमाम बॉक्स को टिक कर रहे हैं। स्पिन बॉलिंग के शोबे में उनके पास कप्तान शादाब खान है, सलमान आगरा हैं, फास्ट वसीम हैं। फास्ट बॉलिंग में उनके पास नसीम शाह जैसा बॉलर मौजूद है। फिर बैटिंग में उनके पास कॉलन महरो हैं, उनके पास आजम खान हैं, उनके पास साहबजादा फरहान हैं जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की। आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ को देखिए कि उनके पास बाहर जो है वो हैदर अली जैसा प्लेयर बैठा हुआ है, तो इतनी मजबूत टीम। ऑन द अदर साइड अगर आप मुल्तान की बात करते हैं, लास्ट 4 फाइनल खेली हुई टीम है। 2021 में टाइटल जीते, तब से लेकर अब तक वो फाइनल खेल रहे हैं। 2 बार कलंदर हारे, 1 बार यूनाइटेड से हारे। अब यूनाइटेड के साथ वो मैच खेलने के लिए एक ऐसी सिचुएशन में उतर रहे हैं जब कराची में वो 200 रन करके मैच हार गए, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड पर पहले दोनों मैच जीती हुई है। आसान मैच नहीं होगा मुल्तान के लिए। और फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पिछले कई सीजन से हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान अपने पहले 5 मैच जो है होम ग्राउंड पर खेलता है। इस बार उन्होंने 1 मैच कराची में खेला, अगला मैच इस्लामाबाद में खेल रहे हैं, तो ये सब कुछ उनके लिए आसान नहीं होगा। और उनकी बिल्कुल उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। या साहब जरा हमें लास्टली ये भी बता दें कि इस PSL 10 के अंदर कौन सा ऐसा गैर मामूली टैलेंट है जो सामने आया है और जिसने आपको बड़ा हैरान किया और आपको लगता हो कि इनका जो मुस्तकबिल है बड़ा ताबनाक हो सकता है? देखिए, अभी ये कहना कबल वक्त होगा। अभी टूर्नामेंट के 6 मैच ही हुए हैं। अभी आज टूर्नामेंट का 7वां मैच इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाना है जी। लेकिन नौजवान खिलाड़ियों की अगर आप बात करते हैं तो फास्ट बॉलर अली रजा जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, उनमें मुझे काफ़ी फर्क नज़र आई है। अगरचे लाहौर कलंदर के खिलाफ उनकी ठीक ठाक मार लगी है, लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जहाँ तक रही दीगर खिलाड़ियों के हवाले से बात, तो फखर जमान और साइम अयूब ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर हैं। उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ अगर हम हसन नवाज की बात करते हैं, मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, जिनको हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग का आगाज करने के लिए मैदान में उतारा, तो साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, अब उन्होंने PSL में भी सेंचुरी बनाकर जो है वो सिलेक्टर को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया है। बिल्कुल ठीक है, सिलेक्टर्स को मुतवज्जे कर लिया। अब देखा ना ये कि स्क्वाड में क्या उनको पिक किया जाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया सैयद याहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बिल्कुल आज के मैच को लेकर भी सबकी गहरी दिलचस्पी है कि जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि फातेह टीम है और अब तक 2 मैच जीत चुकी है, मुल्तान सुल्तान ने 1 खेला और 1 ही हारी, ये दोनों जब टकराएंगी तो ज़्यादातर प्रेडिक्शंस तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में की जा रही हैं कि वो मैच जीत सकती है, लेकिन मुल्तान सुल्तान भी सरप्राइज करने की पोजीशन में है। और बिल्कुल नाजरीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करेंगे हम मच्छरों को भगाने के आसान तरीकों पर। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, गर्मियाँ जहाँ और बहुत सारे मसाइल लेकर आती हैं, वहीं मच्छरों की भरमार से जीना दोभर हो जाता है।
नन्हा सा पतंगा दुनिया में हर साल लाखों लोगों को बीमार करने और हजारों जानें लेने का सबब बनता है। इसके काटने से मलेरिया, डेंगू, जर्द बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। दूसरी तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसने के लिए काटती है, जबकि बेचारा नर मच्छर अपनी सारी जिंदगी पौधों पर ही मंडलाते गुजार देता है। नेचर कम्युनिकेशन में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि मादा मच्छर को जब भूख लगती है तो वो अपना शिकार ढूंढने के लिए 4 चीज़ों से मदद लेती है। पहली चीज़ होती है सांस से, दूसरी चीज़ वो पसीना देखती है, तीसरी चीज़ वो बॉडी टेम्परेचर को महसूस करती है और चौथी सुर्ख लाल रंग ढूंढती है। और ये जो 4 चीज़ें हैं वो उसकी रहनुमाई करते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए। आज के हमारे हेल्थ सेगमेंट में मौजूद हैं नईमा आपा, जो कुदरती, घरेलू और आजमूदा की माहिर हैं। वो हमें ना सिर्फ मच्छरों के बढ़ने की वजूहात, उनके नुकसानात बताएंगी, बल्कि ऐसे आसान, सस्ते और मौसर घरेलू नुस्खे भी हमारे साथ शेयर करेंगी जिनसे हम खुद को और अपने बच्चों को मच्छर के काटने से महफूज रख सकते हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं नईमा आपा को। नईमा आपा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हमें ये बताएं कि गर्मियों में मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है? इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न है या कोई इन्वायरमेंटल इशू है? रीज़न क्या है और क्या ये सिर्फ गंदी जगहों पर ही पाए जाते हैं या किसी भी जगह पर ये पाया जा सकता है? जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की ना, ज़ाहिर कि मौसम की तब्दीली जो होती है, गर्मी आती है तो साथ में, और गर्मी की मैं कहती हूँ कि हर मौसम को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये जो है ये हमारी फिर ये कि तौबा करवा देते हैं मच्छर। इतना वेलकम हो जाता है कि इतना वेलकम हो जाता है कि हमें कान पकड़ने पड़, ये हमारे कान पकड़वा देते हैं। ऐसे तो ये है कि ये आपने इस तरह बात की ना कि इस मौसम में ही क्यों होती है। इस मौसम में ये होती है कि ये पहली बात ये कि सिर्फ एक गंदगी के ऊपर मच्छर नहीं होता। ये बात आप लोगों के, ये हमारे कॉन्सेप्ट में है कि सफाई करें, मच्छर मक्खी सब भागेंगे, ठीक है, मक्खी की हद तक ठीक है, लेकिन जो मच्छर होता है ना, मच्छर सिर्फ गंदगी के ऊपर नहीं, मच्छर जो सबसे ज्यादा खतरनाक है डेंगू मच्छर, वो साफ पानी पे आता है। हमें सफाई का ख्याल करना चाहिए। सफाई का इसलिए ख्याल करना चाहिए कि हम अपने घरों में खास तौर पे जहां हम पानी खुला छोड़ देते हैं, हमारे टब में जो जरूरत के अलावा पानी है, ठहराव वाला पानी जहां पे खड़ा हो वहां पे डेंगू मच्छर जरूर आएगा, दूसरे मच्छर जरूर आएंगे। जिस तरह आपने बात की ना कि जो मादा मच्छर है, नर फूलों के गिर्द रहता है, और जो मादा जो होती है, मादा का फिर सबसे अहम काम उसका ये भी तो है कि वो सिर्फ पानी के ऊपर ही एग ले करती है। हाँ जी, और एक टाइम में 100 अंडे देती है और 24 घंटे में ये अमल उसका कई बार होता है। तो हमें इससे जो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, इससे बचाव का टॉपिक लेके आई हूँ। ये तो आपकी बात का जवाब हो गया कि जब मच्छर आता है, ये साइंटिफिकली कोई वजह नहीं है। मुझे ये बताइए, वैसे तो फीमेल्स वैसे ही हर जगह ही बदनाम है, लेकिन यहाँ मादा मच्छर भी खून चूसने का काम कर रही है, नर नहीं कर रहा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इनसे किस तरह बचा जा सकता है? अपने घर को किस तरह मॉस्किटो से दूर रखा जा सकता है, बच्चों को स्पेशली जहाँ पे डेंगू का भी खतरा है? तो क्या लेकर आई हैं आप हमारे लिए आज? हाँ, हम वजूहात की तरफ आते हैं, वजूहात पे बात होगी, लेकिन हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सांस के साथ जो मच्छरों को मार रही होती हैं, डेफिनेटली वो हमारे लंग्स को भी इफेक्ट कर रही होती है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं। उनकी जो स्मोक होती है वो हमारे लिए बिल्कुल सेहत के, आप कह सकते हैं सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मुज़रे सेहत होती है कि जब उसका टेस्ट जो है बाकायदा मुंह में आ रहा होता है, ठीक है ना, ठीक। और हमारे अंदर को आंखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला, कुदरती आफात का जो सोल्यूशन हमारा कुदरती तरीकों से होना चाहिए। मैं इसी चीज को प्रमोट करती हूँ, बैक टू नेचर, नेचर की तरफ आए, ठीक है, नेचुरल चीज है, हमारी कोई अपनी पैदा करदा नहीं है ये, क्योंकि इसकी अगर थोड़ी सी इसकी तारीफ हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको उस वक्त बयान कर दिया था, उसकी तारीफ करती जब नमरूद की मौत इसकी वजह से हुई थी। हाँ, लेकिन अब ये है कि ये बहुत सी वजूहात इसके लिए होगी जिससे कि हम तंग हो रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूंगी जो हम लोशन लगाते हैं, ठीक है, जो हम लोशन लगाते हैं, लोशन की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इरिटेशन होती है, स्किन खराब होती है, स्किन डैमेज होती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल डाला जाता है। वो केमिकल ऐसा है कि जो हमारे लिए हार्मफुल है। फिर ये होता है कि मेरी तो खास तौर पे स्किन उतर जाती है, मैंने कभी भी नहीं लगाया, शायद मेरी नेचर के करीब आने की वजह यही है कि मुझे उन चीजों से इरिटेशन होती है, तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं लगाती हूँ, ठीक है। जहाँ स्किन पे लगाए वहाँ स्किन पे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके अंदर कोई चीज मिलाए, फिर उसका असर नहीं रहता, फिर उसको रिपीट करना पड़ता है। तो हम क्यों ना ऐसी चीजें बनाएं अपने घर से, अपने किचन से, अपने किचन गार्डन से, कि जहाँ इन चीजों का हमें सोल्यूशन अच्छा और सेहतमंद मिले। ये तो ठीक है, हाँ जी। तो ये देखिए, इसके लिए मैं आज लेके आई हूँ ये आप जिसको मॉस्किटो स्प्रे नाम इसका मैं क्या दूं, लिक्विड फॉर्म में,
नाम आप खुद ही सजेस्ट कर लें, ये मैंने स्प्रे बनाया हुआ है। ये स्प्रे ऐसा है, इसके अंदर सिंपल ये पानी है, पीने वाला पानी। पानी के साथ अच्छा एक और आप लोगों को मैं तहकीक बताती हूँ कि जो मच्छर होता है वो खुशबू से भागता है। अच्छा, हाँ जी, वो खुशबू से भागता है, खुशबू किसी टाइप की भी हो, ठीक है, खुशबू से भागता है। सबसे आसान हल तो ये है कि आप सिंपल, मैंने पानी लिया है, इसके अंदर मैंने 8 से 10 लौंग डाली हुई हैं। लौंग के साथ इसके साथ मैंने अंदर डाला है पुदीना, ठीक है, हाँ पुदीना डाला, इसकी अपनी बड़ी खुशबू होती है। साथ में मैंने चंद ड्रॉप लेमन के डाले हैं, और दूसरी चीज जो मैंने इसके अंदर डाली है वो टी ट्री ऑयल के सिर्फ फ्यू ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप इस 100 ml में डाले हुए हैं। इसकी जो खुशबू है वो एकदम से देखिए ना, पूरे एकदम से आना स्टार्ट हो गई। मैं चाहूंगी आप हाँ, एक दफा मेरे ट्राई कीजिए ताकि मैं भी देख सकूं कि इसकी किस तरह की खुशबू ये देखिए है। खुशबू मैं भी आपको ज्वाइन करता हूं ताकि हाँ मैं जी, भी जी। देख हाँ सकूं जी। और बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी और रिफ्रेशिंग देखिए ना, है। फिर इसके अंदर पुदीना भी है, पुदीना भी है, देखें अच्छी खुशबू है। अच्छी खुशबू, देखिए पुदीना भी है इसके अंदर, और इसके अंदर है टी ट्री भी है। आपकी ट्री ऑयल स्किन भी को है, आपकी हाँ। स्किन को अच्छा करेगा, हाइड्रेट करेगा, और फिर ये छोटा सा पतंगा जो है दूर दूर मंडलाएगा, और पास नहीं आएगा, आपकी कटेगा स्किन जो है ड्राई भी नहीं ड्राई होगी नहीं इस ऑयल होगी। की वजह उसके से। वो जो हम लगाते हैं ना दूसरे लोशन, उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, फिर डैमेज होती आपा है, ये फिर मसाइल लिक्विड आते फॉर्म हैं। में है तो इसकी लास्टिंग कितनी होती है? मतलब आपको इसकी- दोबारा कब जो है वो इसको जब करना खत्म हो चाहिए? गया, आपने बना लिया, तकरीबन ये इजीली जो मैं बना के 2-3 दिन में स्प्रे खत्म हो जब जाता आप है। अप्लाई करते हैं उसके बाद इसकी कितनी लास्टिंग होती है? इसकी ये है कि हमने तकरीबन दोबारा 2 दिन आपको जब स्प्रे करने की जरूरत जब पड़े। हम लॉन में बैठते हैं ना, अपने टेरेस में बैठते हैं, तो सही। उस वक्त हम लगा लेते हैं, तो अपने फिर ये साथ लेकर बैठे हैं। 2-3 घंटे लगा के लेके बैठे। सही। अच्छा, एक और चीज इसका जी, हो जी। सकता है, इसका स्प्रे भी आप लोग आसपास कर सकते हैं, वहां भी नहीं आएंगे ओके। ये, ठीक है। वैसे तो स्प्रे में एक और भी बताऊंगी जो पुचारा होता है, क्योंकि अभी इधर बनाना मुमकिन नहीं था। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अपने घरों के फर्श को साफ करने के लिए, टेरेस की दीवारों को, ग्रिल को साफ करने के लिए आप लोग काफूर, ठीक है, जी। काफूर, हाँ जी, काफूर, डेटॉल, नमक, और उसके साथ आप लोगों ने पानी के अंदर लेमन या सिट्रिक की कोई भी फॉर्म, मींस के सिरका हो गया, सिरका भी डाल सकते टाटरी हैं, हो गई, विनेगर या भी कोई यूज भी कर चीज, सकते हैं। विनेगर होगी, ये 4 चीजें जो हैं आप लोगों ने साफ घर कर ली है। लास्ट का जो पुचारा आप लोगों ने लगाना है, जो आप लोग उसके अंदर करके आप ग्रिल, सारा फर्श, आपके दरवाजे, खिड़कियां सब के ऊपर लगाए, इंशाल्लाह कोई मक्खी, कोई मच्छर अंदर आएगा ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उज़ैर कि हमने देखिए एक स्पेसिफिक तबके की बात नहीं करनी, जो टेरेस में बैठते हैं, जो लॉन में बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे जो बेचारे सहन में सोते हैं, कुछ मेरी आवाम ऐसी है जो खुली जगहों पे सोना पड़ता खुली है। जगहों पे सोना पड़ता है, कुछ घरों से बाहर भी सोते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ झुग्गियों। देखिए आप सेहत गार्ड्स सबको की जॉब चाहिए। देख लें, गार्ड्स की जॉब, देखिए, रात में सेहत- अंधेरे में आपा मच्छर, मुझे ये लग रहा है कीड़े कि वगैरह जो महंगी मच्छरदानियां मिलती हैं ना, हाँ आप जी। उसका मुतबादिल कोई लेके आई मैं उसका मुतबादिल लेके क्योंकि आई उज़ैर हूँ। ने खुली ऐसा जगह पे पहले सोना। ट्राई और करना मैं है। ऐसा मुतबादिल लेके आई हूँ कि जो आप अपने घर में उसका अमल करेंगे, इंशाल्लाह साथ वाले घर आपको दुआएं देंगे। जबरदस्त। ठीक है, मैं जबरदस्त। मैं आज उनका ख्याल करते हुए लेके आई, जो मेरी आवाम बेचारी फुटपाथों पे सोती है या झुग्गियों में सोती है। देखो उनका तो क्या हाल, उनको तो मच्छर उठा के ले Oh जाए, my जो उनका हाल होता है, ठीक है। बिल्कुल। आज देखिए, मैंने इसलिए आज धुएं का इंतजाम किया है। ओह। हाँ जी, धुएं का इंतजाम किया। धुआं एक ऐसा धुआं जो मुजरे सेहत ना हो, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें ऐसी डाली हैं मैंने कि जो वैसे तो घरों में जो पौधे होने चाहिए वो नीम का और लेमन का, ये जरूर पौधे होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। लेमन का पौधा देखिए आप बड़े से इसमें लगा के रख सकते हैं, जो आप लोगों का गमला है, ठीक है। उसके अलावा ये कि नीम का पौधा, नीम के पास और लेमन के पास जो ये है मच्छर जो है नहीं आता। हाँ, फिर कुदरत ने ऐसा खूबसूरत इंतजाम किया कि जिस मौसम में मच्छर आते हैं, अल्लाह ताला नीम के पत्ते गिराता है उस मौसम में लेकिन मुझे हमारे ऐसा लिए। लग रहा है आपकी तैयारी आग लगाने अगर वाली आग लगाने लगी है तो नजफ आप थोड़ा और करीब आ जाए। लेकिन मैं आप अच्छी बात औरतों को आग लगा रहे हो? हट जाए। ये नहीं, मेरा भूल गया। मतलब है कि ये औरतों को आग लगा रहा है, आपको ये देखे ना किचन में बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मैंने तो इस यार, बुनियाद पे आप कहा है क्या- सिर्फ। आप अब गलत क्या मत ले कह मेरी रहे बात। ये भूल गया है कि वजूद जन से है कायनात में रंग, इसी के साज से है वजूद जिंदगी। जन से है क्या तस्वीरें बात है। कायनात कायनात में वाह, रंग, वाह, इसी वाह, के खूबसूरत। साथ से नहीं जी, इसके साथ ही हाँ जी, ये बहुत देखिए, ये खूब। हमने इसके अंदर लगाई है आग। इसके अंदर मैंने डाला क्या क्या है वो मैं जी, आप लोगों को ये जरूर बताएं शेयर आप करूंगी। जरा। हाँ, असल चीज आपने कागजों में छुपाया हुआ है ताकि पता ना नहीं चल नहीं, सके। मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, ये देखें, ये धुआं उठ रहा है। इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं, पहले से भी डाले हुए, लेकिन अब फिर नीम के पत्ते, नीम के पत्ते। हाँ, और थोड़े से इसके अंदर पहले ऑलरेडी मौजूद हैं ये प्याज के पत्ते, प्याज ठीक के है। पत्ते, हाँ, किचन से ही, किचन नीम से के ही। पत्ते, प्याज के पत्ते, और ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ड्राई वाला, ड्राई वाला हिस्सा, ठीक पत्ते, है। ठीक है ना। ये थोड़े से और हमने डाल दिए। अच्छा, अब ड्राई ये आप, पुदीना अपना दुपट्टा चाहे, बिछाइएगा। हाँ ठीक है, चाहे ये हो गीला पुदीना, ये देर तक जलेगा, इसको हम ओके। बुझा देते हैं अब ऐसे। हाँ, थोड़ा सा इसका क्योंकि हमने ना करना है स्मोक,
जी। अच्छा, ये ऐसा स्मोक होगा कि ये आपको खुशबू आएगी, इससे आपको इरिटेशन नहीं अच्छी होगी। खुशबू उठ रही है इससे तो आपा। अच्छी खुशबू उठ रही है ना, इसीलिए इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा। आपा क्या लग रही है बताना वैसे मुझे। ऐसे लग रहा है कुकिंग चल रही है, लेकिन कुकिंग कहीं और जा रही है। चलो ये शुक्रिया, इसने कुकिंग का नाम ले दिया, कुछ और नहीं लिया। अच्छा, इसके मच्छर के साथ साथ जो आप लोगों के घर में और चीजें हैं, जिन भूत सब भागेंगे, ठीक है। सब भाग जाएंगे। इसके देखिए खुशबू आई है ना, लेकिन आप अच्छी ही खुशबू। बहुत ये अच्छी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू। रिफ्रेशिंग सी है, रिफ्रेशिंग सी है, इरिटेट नहीं कर रही। irritate- जबकि ये ऐसा आप लोगों को नजर आ रहा होगा धुआं उठ रहा है, शायद हम इरिटेट हो रहे हैं, Irritate हो- लेकिन वो ऐसी बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी कोई देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। सर आप कैसे कह सकते हैं, सारा तो अच्छा, ये सारा तो आप इनहेल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत खुशबू ये मुझे अच्छा भी आ रही ये है। इनहेल जो हो रहा है ना, तो ये हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। अच्छा। ये इफेक्ट, हाँ जी, ये अच्छा, क्योंकि देखिए इसके अंदर मैंने काफूर डाला है, इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है, सही। इसके अंदर मैंने लोबान डाला है, ठीक है। लोबान की जो धुनी होती है वो वैसे भी घर में आप लोगों को महीने में 1-1.5 महीने में देनी चाहिए, करनी कि इसकी चाहिए। वजह से ये होता है कि बाहर की जो कहते हैं ना कि हमारे घर पे साया हो गया या खुदा ना खासा कोई किस्म, मैं इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रही, लेकिन उस किस्म के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ठीक ठीक है। है। आज मेरा टॉपिक क्योंकि मच्छर था, मच्छरों के लिए आप सिर्फ एक ये देखिए, ये प्याला हो गया, आप लोग इसको अपने टेरेस में रखें, सही। आपके घर की तरफ भी आएगा, आसपास जिन घरों में भी इसकी खुशबू जाएगी, मैं बताती हूँ कि मच्छर ना मक्खी ना कोई और छोटे मोटे ऐसे जानवर जिनसे हमें वो होती है कि खुदा ना खासा ना काट ही- जाए, ना कोई ही मुसीबत काटें। हो जाए, हाँ, वो भागेंगे। और दूसरी बात ये है कि खास तौर पे जिनको मैंने फोकस किया है, झुग्गी वाले हजरात, ठीक जी। है, वो अपनी एक जगह पे फिर 2 छोड़ के तीसरी जगह पे, मैं कहती हूँ एक सदका जा रही है। देखे ना कचरा, इसमें मैंने डाला क्या, कुछ भी ऐसी कुछ भी नहीं, वो चीज सब में वेस्ट है जो आप छिलका सब use कर रही हैं वेस्ट है, उसमें। सब वेस्ट को अच्छे तरीके से हमने यूज किया, जो वेस्ट था उसका अच्छे बिल्कुल तरीके सही से है। यूज किया है। और देखिए इसमें कोई मुजरे सेहत नहीं है, हम कोई भी कॉइल शॉइल लगाते हैं, हाँ, बिल्कुल। उसका जो स्मोक होता है वो हमारे लिए, मैंने पहले बात की है, वो हमारे लिए मुजरे सेहत है। सही सही। हाँ, अच्छा, डाला इसके अंदर मैंने पुदीना है, ठीक है। पुदीने के साथ इसके अंदर मैंने डाली है नीम की पत्तियां, गूगल डाली है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लोबान डाली है, ये चीजें, ये सारी चीजें। और इसके साथ मैंने पुदीना जो है वो गीला डाला है, ओके, ठीक है। पुदीना गीला इसलिए डाला कि उसकी खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही अच्छी आ रही है। है। साथ में काफूर डाला है, ठीक है। काफूर की वजह से भी घर के सारे, जैसे मैंने पहले बताया पुचारे में काफूर डाले, तो काफूर की वजह से भी अच्छा, सारे, तो हाँ इससे जी। बच्चे वगैरह तो जो होते हैं, क्योंकि वो बड़ा शिकार होते हैं मच्छरों का, वो तो इरिटेट नहीं होता इससे? नहीं खुशबू से? देखें आप लोगों को खुशबू कैसी लग रही है इससे? हमें तो अच्छी ठीक लग लग रही रही है। थी। बच्चों को भी ठीक लगेगी, काबिल ठीक है? बर्दाश्त है, हाँ, हाँ। काबिल बर्दाश्त है। नहीं, इसकी देखिए फ्रेग्रेंस अच्छी है, बुरी लेकिन नहीं वैसे है। भी उज़ैर जब आप अच्छा, जब ये लाउंज थोड़ा में सा कम रखोगे हो या गया, बाहर लॉन में, तो वैसे ही स्प्रेड हो जाएगी। वो वैसे स्प्रेड, वो स्पेसिफिक हमारे पास तो नहीं ना आएगी, वो तो पूरे उसमें फैलेगी जहाँ जहाँ मच्छर है, हमें नहीं आएगी, जिनके लिए की है ना उनको आ जाएगी, वो भाग सही। जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। कुछ लोगों ने घर में पौधे बड़े रखे होते हैं, हाँ। तो ये भी बड़ा कहा जाता है कि कुछ मखसूस पौधे होते हैं उन पे मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, वो कौन से हैं? देखिए नीम, और जो मैंने शुरू में बात की है ना, नीम का जी। पौधा, और जो है ये, हाँ, कड़ी पत्ता उस पे भी नहीं आता, और इस पे लेमन पे भी नहीं आता। बाकी जितने छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्रीन होते हैं, और फिर जहाँ पे पानी होता है, जी। जहाँ पे उनको ठंडक मिलती है, उनके पत्तों के पीछे छुप जाते हैं वो, हाँ, सही। छोटे प्लांट्स खास तौर पे उनके पीछे आते हैं। अब उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिस तरह अब ये देखो घरों में लगाए हुए ऑक्सीजन के लिए, अगर अब हम ये बात कर देंगे कि फलां पौधे पे आते हैं, तो वो ना के घरों से निकाल ही दें उनको, बेचारों को। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना, आप लोग इस तरह के बंदोबस्त करें, इस तरह के। और इस वैसे तरह भी के। वो एक छोटा सा फ्लाई कह लें, हाउस फ्लाई कह लें, वो होती है, लेकिन वो काटती नहीं है, लेकिन वो इरिटेट जरूर करती है। बहुत आपके इरिटेट, food वो पे भी बैठ रही भागेगी, होती वो है। भी भागेगी, भाग वो भी जाएगी नहीं, इससे। फूड के अलावा हमारे नाक पे बैठ रही होती है, खास तौर पे हमारे नाक पे। आपका नाक पे और भी बहुत कुछ बैठ रहा होता हाँ, है। खास तौर पे नाक पे बैठ रही होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करूंगी, अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो फलां को काटते हैं मच्छर, फलां को नहीं काटते, किस ब्लड ग्रुप को काटते, किसको नहीं हाँ, काटते। ये कहते हैं इसका जब- खून मीठा है इसलिए इसको बहुत हाँ, ज्यादा बचपन काटते से हैं। यही सुनते आ यही रहे सुनते थे, आ रहे हैं यही बातें। सुनते आ रहे थे, हाँ, इसका खून मीठा है इसलिए इसको ज्यादा काटते हैं, ठीक है। हमने जो सुना था ना, यही सुना था, लेकिन अब जो रिसर्च मैंने पढ़ी है, रिसर्च में मैंने देखा है, जो ओ पॉजिटिव वाले हैं ना बेचारे मेरे जैसे, उनको मच्छर बहुत प्यार करते हैं। वो तो हाँ, ऐसे वो तो मामे बने एक्स्ट्रा रहते प्यार हैं, करते एक्स्ट्रा हैं, प्यार हाँ, करते हैं, ऐसे ठीक मामू है। बने रहते हैं ना कि ओके। पीछे पीछे ही रहते हैं लाड में। लेकिन मैं जो बंदोबस्त करती हूँ, खास तौर पे मैंने बताया कि ये स्प्रे करती हूँ। ठीक है। उसके अलावा जो अगर स्प्रे लेट से आपके पास वो नहीं है, जी। ये क्या कहते हैं इसके अंदर, टी ट्री ऑयल नहीं है आपके पास, या लौंग नहीं है, तो देखें अल्लाह ताला ने इस मौसम में इनके बंदोबस्त के लिए कितनी चीजें उतारी हुई हैं। बिल्कुल। उतारी हुई हैं। तो रात ही हमने ये
दोबारा से फिर एक्सपीरियंस किया, स्पेशल टेरेस में बैठे हम, जी। ठीक है। हाँ, क्योंकि आज मैंने अपनी आवाम को बताना था, तो इसलिए ये देखिए इस तरह पुदीना आप लोगों ने करना है, ठीक है। पुदीना करके इसको यूं मसल लें हाथ के साथ, ठीक है। हाथ पर मसलना हाँ, है, हाथ ठीक पर है। मसल लिया, मसल के इस तरह ये बस ये लगा लो हाथ उसका या वो जो इसी थोड़ा सा हाथ निकलेगा को, वो हाँ, जूस इसी- आपके हाथ में हाँ, लग जाए। इसी पुदीने को आप यूं मल लो। आप यकीन मानो मच्छर आपसे, मैं ये तो नहीं कहती मीलों दूर, कम से कम गज के फासले पे जरूर रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। ये देखिए ना खुशबू पुदीने की बहुत अच्छी बहुत अच्छी आ रही है, आ रही है, हाँ। फासला है आपके और ये मेरे जो दरमियान। है ना अमल, ये हम करते हैं और बहुत किया है हमने, क्योंकि मैंने बताया आप कि जितनी मेरा भी चीजें लाती हैं आप आजमूदा ही होती हैं, आप उनका मेरी पहले सारी आजमूदा होती हैं। पूरा टेस्ट करती हैं, फिर जो है ना वो पूरा आवाम के टेस्ट साथ करती शेयर हूँ। करते हैं। करके हाँ। प्रूफ होता है तो फिर प्रूफ होता है तो फिर आती लेके हैं, आती हूँ। देखिए पता है क्या है, ये महंगे महंगे तो ट्रीटमेंट बहुत हैं। और अच्छा पहली दूसरी बात मैं ये भी करने लगी हूँ कि जहाँ जिस तरह लेट से घरों में जो होते हैं, ये बात की है मैंने आम आवाम की, जो घर में जो टेरेस में सेहन में या सेहन से बाहर फुटपाथों पे या बाहर जो सोते हैं उनके लिए है। लेकिन दूसरी बात नजफ मैं ये कहूँगी कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ मच्छरों का दाखिला होता है अपने घरों- वहाँ पे ये कर सकते हैं। वहाँ पे ये करें, जालियां लगाएं, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकता है जालियां लगाएं वहाँ पे, ताकि वो आ ही ना सके। आ ही ना ये सके। छोटे छोटे जो अरेंज हैं हमारे, क्योंकि देखिए खुश्क जगह पे मच्छर कभी थर में आप लोगों ने सुना है कि मच्छर बहुत ज्यादा होता है नहीं थर में होंगे। मच्छर, क्योंकि वो खुश्क है। थर जो है सहराई वो खुश्क इलाका है, है। सहराई इलाका, सहरा में मच्छर नहीं होता होगा शाज़ो नादिर किसी पौधे पे, लेकिन हमने नहीं तो सुना। आपको अपने घर का भी प्रिकॉशंस भी करनी है, साथ ही Precautions भी साथ इस करनी तरह है। की इक्विपमेंट भी करनी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपा Thank आपकी you। मौजूदगी का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए ये वो टॉपिक हैं जो आप लोग उठाते हैं और आवाम के लिए, आवाम के भले के लिए, तो ये है कि ये सब के लिए सदका जारी है। और आप लोग करें और अपने प्यारों को भी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सारे लोग इससे छोटी छोटी चीज़ों से फ़ायदा मेरा उठाएं। ख्याल आपा ने पहला। बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दी है। अब बस हम सिर्फ इजाजत तलब करते हैं आपसे, और इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।